यूजीसी नेट या फिर छत्तीसगढ़ की सेट एग्जाम में पेपर 1 की बहुत महत्ता है और इस पेपर में करेक्ट गाइडेंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और करेक्ट गाइडेंस के लिए सबसे अच्छी पुस्तक जो मार्केट में अवेलेबल है वो है केवीएस मदान सर की। और आज का हमारा आज से जो लेक्चर चालू हो रहा है, हम जो बुक केवीएस मदान सर की है उसको आधार बनाते हुए और उसके अलावा कुछ अतिरिक्त चीज़ें भी जो हमको मिलेंगी, जो हमको लगता है कि जोड़ लेना चाहिए, परीक्षा में पूछी गई है, उनको जोड़ते हुए जो है हम एक लेक्चर सीरीज लेकर आ रहे हैं पेपर 1 से संबंधित। आप सभी के लिए जो है बहुत ही ये महत्वपूर्ण सीरीज होगी कि पूरा पेपर 1 हम कोशिश करेंगे कि इसमें कंप्लीट करें। कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द जो है ये वाला पोर्शन हमारा कवर हो जाए और इस सारे कोर्स में या यूजीसी नेट या फिर आपका छत्तीसगढ़ की सेट एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल रहे। और इसके अलावा जो है हिस्ट्री के लिए दीपक वर्मा सर ने भी जो खुद यूजीसी नेट और जेआरएफ क्वालिफाइड है, उनके द्वारा जो है हमारे चैनल में कुछ विशेष लेक्चर सीरीज जो है चालू कर दी गई है। तो चलिए, गुड इवनिंग आप सभी को। मैं संग्राम पवार और आपके साथ जो है अब यूजीसी नेट के या सीजी सेट के लिए पेपर 1 में डिस्कशन लेकर मैं हाजिर हूं। तो चालू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि आप अगर सिलेबस देखेंगे तो पहला भाग जो है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर शिक्षण योग्यता का। तो आज का हमारा डिस्कशन पूरा का पूरा होने वाला है इसी चैप्टर पर। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो टीचिंग योग्यता या शिक्षण योग्यता प्रारंभ करने से पहले जो है कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी है। तो टीचिंग अगर मैं पूरी प्रोसेस देखूं तो इसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व रहेंगी। पहली चीज़ जो है शिक्षक खुद, दूसरी चीज़ जो है जो स्टूडेंट्स हैं वो, और तीसरी चीज़ कोई एक विषय वस्तु होगी जिसके बारे में जो है टीचर जो है ज्ञान देगा, जिसको बोला जाएगा एजुकेशन, है ना, या शिक्षा। तो आज हम जो है चालू करेंगे इन सब टॉपिक के बारे में और डिस्कस करते हुए जाएंगे। तो अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है या आप जो है भविष्य में शिक्षण के क्षेत्र में, टीचिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो पेपर 1 जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप में जो है कुछ शैक्षणिक या फिर एक शिक्षक के तौर पर आप में कुछ योग्यताओं की आवश्यकता की परख करता है कि आप में वो गुण हैं कि आप एक बेहतर टीचर बन सकते हैं कि नहीं। उसमें आपकी मानसिक योग्यता या मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी और उसके अलावा जो है कुछ रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड भी जो है चेक किया जाता है। तो इसमें हम जो है जिस तरीके से सिलेबस है उसी फ्लो में हम चलने वाले हैं और एक एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो आज चालू करेंगे हम पहला चैप्टर जो है टीचिंग एप्टीट्यूड या शैक्षणिक योग्यता का। तो ये चैप्टर चालू करने के पहले हमको जानना जरूरी है कि एजुकेशन क्या है। तो मूलतः जो है विषय वस्तु जो है, सब्जेक्ट मैटर जो है इस विषय का, उसके बारे में हम जानेंगे। तो विषय वस्तु तो शिक्षा ही है ना। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या चीज चेक किया जाएगा कि किस तरीके से जो है एक टीचर शिक्षा देता है। तो उसके लिए हमको जरूरी है समझना एजुकेशन के बारे में, इस शब्द के बारे में। तो एजुकेशन अगर मैं कहूँ तो इंग्लिश में एजुकेशन शब्द जो है 2 लैटिन शब्दों से बना है, जिसमें हम ई का मतलब होता है इंटरनल या आंतरिक और ड्यूको का मतलब होता है आगे बढ़ने के लिए या टू गो अहेड। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि प्रोग्रेस और ग्रो इंटरनली, आंतरिक तो रूप में जो है प्रगति करने या बढ़ने के लिए जो है इसकी डेफिनेशन है एजुकेशन की। तो ये किस माध्यम से हो सकती है? तो शिक्षा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो है आंतरिक तौर पर विकास कर सकता है, डेवलप हो सकता है। वहीं हिंदी में अगर इसका शब्द देखें तो इसका रूट शब्द या धातु शब्द है शिक्ष, है ना। और शिक्ष शब्द जो है संस्कृत से आया है और जिसका अर्थ होता है सीखने की प्रक्रिया या प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो ये कुछ चीजें हैं आपको ध्यान रखना है कि शिक्षा के बारे में क्या डेफिनेशन है। चलिए आगे हम देखते हैं अगला आगे यहाँ पे हमको देखना जरूरी है गांधी जी की यहाँ पर एक डेफिनेशन। कई बार जो है ऐसा परीक्षाओं में पूछा जाता है, स्पेशली टेट वगैरह में तो पूछा जाता है कि ये डेफिनेशन या कथन दे दिया जाता है ये किसके द्वारा कहा गया है। तो शिक्षा के ऊपर आज हम कई सारे कथन भी देखने वाले हैं।
तो शिक्षा के ऊपर जो है महात्मा गांधी के द्वारा एक खास कोट दिया गया है, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। ठीक, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में सर्वश्रेष्ठ को सर्वांगीण रूप से सामने लाना। तो ऐसी चीज को जो है ड्राइंग आउट करना है, बाहर लाना है, जो एक व्यक्ति के अंदर, चाहे वो मनुष्य हो या बच्चा हो, उसके शरीर में हो, उसके मन और आत्मा में जो बेस्ट है उसको बाहर लाना। ये ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी की डेफिनेशन है। अब यहीं पर हम देख लेते हैं शिक्षा की मीनिंग को, अर्थ को। तो शिक्षा का अर्थ यहाँ पर आप समझेंगे, आप सब जो है बचपन से इस शब्द के बारे में चर्चा करते आए हैं। शिक्षा के जो है हम इस विषय में अगर देखेंगे, दो तरीके से हम इसके पहलू देख सकते हैं, एस्पेक्ट्स देख सकते हैं। एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है और एक नैरोअर एस्पेक्ट है। ब्रॉडर में अगर मैं बोलूं तो शिक्षा एक नॉन फॉर्मल या फिर एक आपका अनौपचारिक या गैर औपचारिक व्यवस्था है, जो कि आपको जो है दुनियादारी से मिलती है। तो ये ब्रॉडर एस्पेक्ट्स है। अगर मैं नैरोअर एस्पेक्ट बोलूं या एक संकीर्ण पहलू बोलूं, तो आपको शिक्षा जो है बाहर नहीं, आपको क्लासरूम में बैठकर ही मिलेगी, है ना, स्कूल में, कॉलेज में। तो ये एक तरीके से क्या औपचारिक शिक्षा हो गया। तो संकीर्ण पहलू जो है, आप क्लास में बैठ के जो भी चीज ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, जो भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो उसका नैरोअर एस्पेक्ट है। और वहीं पर आप दुनियादारी से, बाहर के दुनिया से, लोगों से, घर से, सोशल होने से, समाज से जो आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो कहलाता है ब्रॉडर एस्पेक्ट। यहाँ पर अगर हम देखें, इनके प्रमुख समर्थक जो हैं शिक्षा को ब्रॉडर एस्पेक्ट में बोल रहे हैं, मैकेंजी और टी रेमेंट। और वहीं पर यहाँ पर हम देखेंगे जॉन डेवी और बेंजामिन ब्लूम, ऐसे लोग जो है आपको मिलेंगे। तो ये कुछ शिक्षा के अर्थ हो गए, ब्रॉडर और आपका नैरोअर एस्पेक्ट। वहीं शिक्षा के कुछ अगर फीचर्स भी देखें, है ना, तो फीचर, भाई शिक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है ना, सतत चलते रहती है, डायनेमिक है, गतिशील है, प्रगतिशील है, बिल्कुल है, डेवलपिंग और क्रिएटिव प्रोसेस है, मतलब विकासात्मक के साथ साथ ये एक रचनात्मक प्रक्रिया भी है। वहीं पर अगर हम देखें, क्वालिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन है, ये क्या है, अभिव्यक्ति की योग्यता भी है। ठीक है, मतलब जिसके पास शिक्षा है वो अपनी चीजों को जो है एक्सप्रेस भी कर सकता है। फिर क्वालिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव की भी योग्यता है। फॉर्मल और नॉन फॉर्मल दोनों है, मतलब औपचारिक, गैर औपचारिक। अभी पीछे हमने देखा कि स्कूल में भी और दुनियादारी में भी नेसेसरी फॉर नॉलेज, ज्ञान के लिए जो है बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप देखेंगे क्या, कैरेक्टर और बिहेवियर, आपके चरित्र और आपके बिहेवियर के लिए भी जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा ये एक मल्टी फैसेटेड या फिर बहुआयामी और एक जटिल प्रक्रिया है। तो ये कुछ ऐसी फीचर्स हैं, ये आप अपना तर्क इस्तेमाल करके, मान लो कभी कूट जमाने में पूछ दिया जाए, तो आप समझ सकते हैं कि क्या विशेषताएं हैं किसकी, एजुकेशन की या शिक्षा की। चलिए आगे यहाँ पे कुछ हम विशेष कोट देखते जाएंगे। जैसे फोटो देख के आपको समझ में आ गया होगा कौन है, तो श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। इनने बोला है कि द एम ऑफ एजुकेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन, शिक्षा का उद्देश्य आत्म साक्षर है ना। इट मीन्स रियलाइजेशन ऑफ यूनिवर्सल सोल इन वन सेल्फ, इसका अर्थ है स्वयं में सार्वभौमिक आत्मा का बोध। एक इनका मेन कंसेप्ट हम देखेंगे जैसे, तो इनने जो है यूनिवर्सलिज्म पर ज्यादा फोकस किया है ना। तो इट इज अ प्रोसेस विच कैन नॉट बी रियलाइज्ड विदाउट एजुकेशन, यह एक ऐसी प्रक्रिया है, ये विच है, विथ हो गया है ना, विच कैन नॉट बी रियलाइज्ड विदाउट एजुकेशन। तो मतलब आप जो है यूनिवर्सल सोल का अंश खुद को मानेंगे जब आपके पास शिक्षा होगी। तो यह ऐसी प्रक्रिया जिसे शिक्षा के बिना साकार नहीं किया जा सकता। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का कोट है। आगे देखते हैं, फोटो देख के आपको समझ में आ रहा होगा, स्वामी विवेकानंद जी है। इनने कहा है कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन अ मैन, शिक्षा मनुष्य में पहले से ही पूर्णता की अभिव्यक्ति है, मतलब आदमी में जो परफेक्शन है उसको एक्सप्रेस करने का तरीका है, कह रहे हैं कौन, विवेकानंद जी। वहीं पर आप देखेंगे अरिस्टोटल क्या कह रहे हैं ये, तो एजुकेशन इज बेस्ट
is the best provision for old age. Thus, education is about facing challenges and opportunity throughout the lives. Education is also creation of a sound mind in a sound body. शिक्षा बुढ़ापे के लिए सबसे अच्छा प्रावधान है। इस प्रकार शिक्षा जीवन भर चुनौतियों और अवसरों का सामना करने के बारे में है। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करती है। तो ये कितनी सही चीजें जो है इनने कही हैं, तो इन्हें ध्यान रखेंगे ये कोट। आगे देखते हैं यहाँ पर प्लेटो क्या कह रहे हैं, तो एजुकेशन इज द काइंडलिंग ऑफ अ फ्लेम नॉट द फिलिंग ऑफ वेसल। तो मतलब आपकी बुद्धि को भरा नहीं जा रहा है, आपकी बुद्धि को जलाया जा रहा है। शिक्षा एक लौ जलाना है, किसी बर्तन का भरना नहीं है। तो ये प्लेटो ने स्टेटमेंट दिया है। आगे इमेज देखकर समझ में आ रहा होगा, तो ये है अल्बर्ट आइंस्टीन। एजुकेशन इज वॉट रिमेन्स आफ्टर वन हैज फॉरगेटन वॉट वन हैज लर्नड इन स्कूल। शिक्षा वह है जो स्कूल में सीखी गई बातों को भूल जाने के बाद भी बच जाती है। ठीक है, चलिए आगे इसी में हम देखते हैं कुछ और अन्य डेफिनेशन है। जैसे जॉन डेवी ने दिया है, शिक्षा जीवन की तैयारी है, जीवन में ही शिक्षा है। एजुकेशन इज द प्रिपरेशन फॉर लाइफ। एजुकेशन इज लाइफ इन इटसेल्फ, है ना, ये इज है, इज लाइफ इन इटसेल्फ। तो शिक्षा अपने आप में ही जीवन है। ठीक, फिर नेल्सन मंडेला कह रहे हैं एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, है ना। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। माल्कम फोर्ब्स क्या कह रहे हैं, माल्कम फोर्ब्स ये कह रहे हैं कि शिक्षा का उद्देश्य खाली दिमाग को खुले दिमाग में बदलना है। एजुकेशन इज द प्रोसेस टू रिप्लेस द एम्प्टी माइंड विथ एन ओपन वन। तो ये सारी ऐसी डेफिनेशन कई बार पूछी जाती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, हमारी कोशिश है कि पेपर 1 चाहे यूजीसी नेट का हो या कोई राज्य की सेट एग्जाम भी हो, उसमें भी ये वाला टॉपिक अगर हो तो ये कवर हो जाए। जैसे मारिया मोंटेसरी कह रही है शिक्षा बच्चे द्वारा की जाने वाली एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और यह शब्दों को सुनकर नहीं बल्कि वातावरण में अनुभव करके प्राप्त की जाती है। तो एजुकेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस कैरिड आउट बाय द चाइल्ड एंड इज नॉट एक्वायर्ड बाय लिसनिंग टू वर्ड्स बट एक्सपीरियंसेस इन दी एंड बट बाय द एक्सपीरियंसेस, है ना, इन दी एनवायरनमेंट। तो ये सही डेफिनेशन है। मारिया मोंटेसरी ने भी बताया है कि एक नेचुरल प्रक्रिया नहीं है बल्कि क्या एक पर्यावरण में एक्सपीरियंस करके सीखा जा सकता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। तो ज्ञान में जो निवेश है वो सर्वोत्तम ब्याज देता है, ऐसा कह रहे हैं। B.F. स्किनर, इनकी डेफिनेशन भी ध्यान रखेंगे। B.F. स्किनर कह रहे हैं एजुकेशन इज वॉट सर्वाइव्स व्हेन वॉट हैज बीन लर्नड हैज बीन फॉरगॉटन। शिक्षा वह है जो तब जीवित रहती है जब जो सीखा गया है वो भुला दिया जाता है। ठीक, तो मतलब जो आपके भूल जाने के बाद भी बचा रहे वही शिक्षा है, ये कह रहे हैं कौन, B.F. स्किनर। तो आपको जो है कोशिश रखना है ये डेफिनेशन आप साथ में नोट कर लें, या अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, तो आप वहाँ से नोट कर लें। तो ये इस तरीके से जो है आपको डेफिनेशन याद रखनी है, कई बार ऐसी डेफिनेशन पूछी जाती हैं। आगे इसी में हम देखते हैं अब एजुकेशन का अगर एक और डेफिनेशन अगर हम लोग देख लें, एक प्रॉपर डेफिनेशन, तो एक मेथोडोलॉजिकल और डेलिबरेट प्रोसेस है। ये एक व्यवस्थित और विचारशील प्रक्रिया है। काहे की, तो ज्ञान प्राप्त करने की, फिर स्किल्स या कौशल बढ़ाने की, वैल्यू या मूल्य अपनाने की, बिलीफ्स या विश्वास बढ़ाने की, हैबिट्स या आदतें डालने की। और ये सब जो है कैसे हो सकता है, तो शिक्षण, प्रशिक्षण या अनुसंधान के द्वारा, मतलब टीचिंग, ट्रेनिंग और रिसर्च के द्वारा ये सारी चीजें जो है कोई भी व्यक्ति गेन कर सकता है। तो एजुकेशन एक मेथोडोलॉजिकल और डेलिबरेट प्रोसेस है। तो एजुकेशन जो है विषय वस्तु हो जा रही है, जो सब्जेक्ट मैटर है, और ये कैसे मिल सकती है, तो टीचिंग। तो यहाँ से जो है आपका ये विषय का मेन रोल आता है। टीचिंग किस तरीके से जो है अफेक्ट करती है और शिक्षा क्या है, इस पर हमने जो है अभी चर्चा करी है। चलिए आगे और देखते हैं फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे थोड़ा सा बचा है।
अब शिक्षा के प्रकार जो है लगभग जो है स्वरूप जो है 3 प्रकार के होते हैं, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे होंगे। माफ कीजिएगा। तो 3 प्रकार हैं। एक को कहा जाता है फॉर्मल या औपचारिक शिक्षा, दूसरे को कहा जाता है आपका इनफॉर्मल या अनौपचारिक प्रक्रिया, नॉन फॉर्मल या गैर औपचारिक प्रक्रिया। इस प्रकार की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। इसी में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो फॉर्मल, तो समझ में आ रहा है नाम से ही, तो शिक्षा जो स्कूल में दी जाए, कॉलेज में दी जाए, एक प्लान्ड तरीके से, नियोजित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, वो क्या कहलाएगी आपकी औपचारिक या फॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल जो है इनडायरेक्ट हो या स्पॉन्टेनियस हो, है ना, अप्रत्यक्ष हो, सहज हो, और ये घर में, समुदाय में दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से, डे टू डे एक्टिविटी के द्वारा जो है व्यक्ति सीखता है, उसे कहा जाता है अनौपचारिक या इनफॉर्मल एजुकेशन। वही नॉन फॉर्मल या गैर औपचारिक जो है ये फ्लेक्सिबल या ओपन सिस्टम है, लचीली और खुली प्रणाली है, और ये जो है एक कॉन्शियस और डेलिब्रेट एफर्ट के द्वारा जो है सीखा जाता है। मतलब कोई कला आपको अगर सीखनी है ना, मान लो आपको कोई आर्ट फॉर्म सीखना है, आपको जो है गिटार बजाना सीखना है, तो ये जो है आप क्या क्या बोलना चाहिए, जानबूझकर या कॉन्शियसली डेलिब्रेट आप एफर्ट्स करके जो है किस तरीके से क्या आ रहा है, तो इस तरीके से आप सीखोगे। तो इस हिसाब से 3 स्वरूप हैं शिक्षा के, जिनके बारे में हमने अभी देखा है। आगे आते हैं और इसी में हम देखते हैं फंक्शंस क्या हो सकते हैं शिक्षा के। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है बेसिकली ये शिक्षा और थोड़ा सा पोर्शन शिक्षण योग्यता पर होगा, ठीक। तो यहाँ पर अगर देखें फंक्शंस क्या हैं, तो अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग फंक्शंस बताए हैं। इसी को हम जो है फंक्शंस के साथ जो है बुक में भी जैसा बताया गया है, इसे एम भी कहा जा सकता है ना, लक्ष्य या गोल भी कहा जा सकता है। तो शिक्षा के प्रमुख जैसे हेविगर्ट्स और न्यूगार्टन ने बताए हैं 2 प्रमुख फंक्शन, जैसे एक दर्पण जो समाज को उसके वास्तविक स्वरूप में बिंबित करता है या समाज को स्थिर करने वाला है, मतलब अ मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स सोसाइटी एज इट इज, और स्टेबलाइजर ऑफ द सोसाइटी। तो ये एक जो है डेफिनेशन बताई है हेविगार्ड्स और न्यूगार्टन ने, किसके बारे में, तो डेफिनेशन या फंक्शन बता सकते हैं। इसके अलावा दूसरा, सामाजिक परिवर्तन का एक एजेंट या समाज के विचारों को लागू करने की दिशा में निर्देशित एक शक्ति है, तो एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज, या फिर अ फोर्स टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटिंग द आइडियाज ऑफ सोसाइटी। तो इनने जो है शिक्षा को समाज से संबंधित जो है परिभाषित किया है, और समाज में जो भी परिवर्तन हो रहा है, जो भी चीज हो रही है, उससे रिलेटेड बताया किसने, हेविगार्ड्स और न्यूगार्टन ने। तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी पूछ लिया जाए तो, ठीक। आगे देखते हैं इसी में हम। इसके अलावा कुछ फंक्शंस जो और हैं, तो जॉर्ज पेन बता रहे हैं क्या कि एसिमिलेशन ऑफ ट्रेडिशन, शिक्षा क्या है, परंपराओं को आत्मसात करना, है ना, जो भी जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं उनको जो है आत्मसात करना। डेवलपमेंट ऑफ न्यू सोशल पैटर्न, नए सामाजिक प्रतिमानों का विकास भी करना है, मतलब आप जो ट्रेडिशन चलाते आ रहे हैं उसके बाद आपको विकास करना है क्या, नए सामाजिक प्रतिमानों का। इसके अलावा क्या बोल रहा है, क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव रोल्स, मतलब सृजनात्मक भूमिका भी निभाना है। तो ये सारे फंक्शन बता रहे हैं कौन, जॉर्ज पेन। तो ध्यान रखेंगे इनने 3 फंक्शन बताए हैं, ठीक। आगे इसी में और हम देखेंगे यहाँ पर एक तरीके से ये शिक्षा के फंक्शन या शिक्षा का एम या शिक्षा का गोल लक्ष्य बता रहा है, और ये स्वामी विवेकानंद ने जो है अपने उनके स्टेटमेंट है, कोट है। तो इसके आधार पे भी आप समझ सकते हैं इन, और ऐसा पूछा जा सकता है, इनने क्या कहा है, वी वांट दैट एजुकेशन by which character is formed, strength of mind is increased, the intellect is expanded, and by which one stands on one's own feet। तो हम वह शिक्षा चाहते हैं जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विस्तार हो, और जिससे मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो। तो इनने जो है जीवन के सारे पहलुओं को अपनी डेफिनेशन में उतार लिया, और इनने जो है कुछ जो है एम या फंक्शंस बता दिए क्या, शिक्षा के, स्वामी विवेकानंद ने। आगे वहीं पर कुछ फंक्शन और हैं, इमाइल दुर्खिम जो प्रसिद्ध सोशियोलॉजिस्ट हैं,
इनने भी जो है कुछ फंक्शन बताए हैं, जैसा कि सांस्कृतिक प्रसारण और संवर्धन, मतलब कल्चर जो ऑलरेडी है उनका ट्रांसमिशन करना जनरेशन टू जनरेशन, और उनका जो है एनरिचमेंट भी करना। ठीक, ये एक शिक्षा का जो उन्होंने फंक्शन बताया। एक्सेप्टेंस एंड रीफॉर्मुलेशन, मतलब स्वीकृति और पुनर्निर्धारण, जो चीज है उसको एक्सेप्ट करना है और उसको रिफॉर्म भी करना है। चेंज एंड रिकंस्ट्रक्शन, परिवर्तन और पुनर्निर्माण। तो ये कुछ जो है इमाइल दुर्खिम ने फंक्शंस बताए हैं शिक्षा के, कि किस तरीके से जो है शिक्षा के द्वारा चीजों को किया जा सकता है, और एक शिक्षा ही जो है प्रमुख चीज है जिसके द्वारा समाज में ये सारी चीजें की जा सकती हैं। तो ये हमने कुछ डेफिनेशन देखी। यहीं पर जो है कुछ शब्द आ जाते हैं जो कई बार पूछे गए हैं, शिक्षा से रिलेटेड है और फंक्शन भी हैं, सोसाइटी से रिलेटेड है, कभी पूछ लिए जाएं, और पुस्तक में भी इसके बारे में बात की गई है। पहला बात करता है एनकल्चरेशन और संस्कृतिकरण, और या फिर अकल्चरेशन और पर संस्कृतिकरण। तो एनकल्चरेशन ये एक ऐसी प्रोसेस होती है, ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जो है युवा पीढ़ी समाज के पारंपरिक तरीकों को सीखती है ना। जो भी, मतलब आपको नाम से ही समझ में आ रहा है संस्कृतिकरण, तो जो भी परंपराएं चलते आ रही हैं समाज में उनको सीखते जाना है। इसके अलावा जो है ये प्रैक्टिस जो है हर सोसाइटी से अलग होगी। यह प्रथा समाज से दूसरे, एक समाज की दूसरे समाज से भिन्न होती है, और शिक्षा के माध्यम से संस्कृतिकरण को औपचारिक रूप दिया जाता है। उदाहरण के लिए अगर आप देखेंगे तो पर्टिकुलर, जैसे आप सब एक समाज से हैं, एक सोसाइटी से हैं, या हम लोग भी अगर देखें तो हम जो है चीज़ें सीखते हुए आ रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन, है ना। हम सारे चीज को इंक्लूड कर लेते हैं। तो इसमें अगर मैं देखूं तो भारतीय समाज या जो है एक पर्टिकुलर चीजें जो सीखते आ रहा है, जैसे उदाहरण के लिए सूर्य को हम नमस्कार कर रहे हैं, कोई भी चीज है जो कि आप जो है सीखते आ रहे हैं परंपरागत तरीके से, या कोई भी हमारे एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना, उनको जी करके बात करना, ये सीखते आ रहे हैं। लेकिन पाश्चात्य देशों में अगर देखा जाएगा तो वहाँ ऐसी परंपरा नहीं है ना। तो ये चीज जो है हम सीखते आ रहे हैं, और फॉर्मल एजुकेशन में इस चीज को और बढ़ाया जाता है। तो ये इनकल्चरेशन के बारे में हो गया। अब अकल्चरेशन जो है एक अलग प्रैक्टिस है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो है कोई एक पर्सन होगा जो एक पर्टिकुलर संस्कृति या समूह का है, वो अपनी विशिष्ट संस्कृति को तो बरकरार रखता ही है, और इसके साथ जो है दूसरी सांस्कृतिक प्रथाओं और मूल्यों को अपनाता है। और ये तेजी से बढ़ती जा रही वैश्वीकृत समाज में अवधारणा का जो महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं, मतलब उदाहरण के लिए जैसे अभी हाल ही में नवरात्रि चल रही थी, गरबा जो है अब जनरली जैसे पहले जो सिस्टम था उसमें पर्टिकुलरली गुजराती समाज में इसका प्रचलन था। आज की डेट में ये एक वैश्वीकरण और देश के राष्ट्रवाद का ही नतीजा है कि दूसरे समाज के भी लोग जो है अब गरबा में शामिल होते हैं, उसे अपनाते हैं। और इसके अलावा जैसे और एग्जाम्पल अगर कहा जाए तो वेस्ट के कुछ कस्टम हैं, जैसे वेस्ट में हैलोवीन मनाया जाता है, अलग अलग ड्रेस पहन के आते हैं लोग, है ना। तो वैसा फंक्शन जो है हमारे देश में भी अब ऑर्गेनाइज होने लगा है। अपनी संस्कृति को बरकरार रखते हुए दूसरी संस्कृति को भी जो है अपनाना, ये एक प्रकार से कहलाता है अकल्चरेशन। तो इसे ध्यान रखेंगे, दोनों जो है इम्पॉर्टेंट टर्म है, एक जो पहले से आपको मिलते आ रहा है और एक जो है आप सीख रहे हैं, पर संस्कृतिकरण। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ कीवर्ड थे। आगे आ जाते हैं अब हम फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द एम्स ऑफ एजुकेशन या एजुकेशनल एम्स। तो ये कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं जो शिक्षा के जो है एम या लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं, ऐसे कारक हैं। तो शिक्षा का एम डेफिनेटली डिसाइड होगा किससे, तो भाई क्या दर्शन है, क्या फिलॉसफी है, उससे डिसाइड होगा। इसके बाद हम देखेंगे मानव की प्रकृति या नेचर कैसा है, ह्यूमन का नेचर कैसा है, ये भी डिसाइड करता है, माफ कीजिएगा, ये भी डिसाइड करता है क्या आपका शिक्षा के लक्ष्य, इंडिविजुअल का नेचर कैसा है। उसके अलावा हम देखेंगे सोशियो कल्चरल प्रिजर्वेशन, किस तरीके से सामाजिक
सांस्कृतिक संरक्षण किया जा रहा है, धर्म का प्रभाव कितना है, राजनीतिक विचारधारा या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान की खोज, व्यावसायिक शिक्षा या फिर आत्मबोध, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास, सामंजस्यपूर्ण विकास, हार्मोनियस डेवलपमेंट, मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, सिटीजनशिप, नागरिकता, एजुकेशन फॉर लीजर, आराम के लिए शिक्षा। तो ऐसे बहुत सारे कारक हैं, इनके अतिरिक्त भी और कारक हो सकते हैं जो आपके शिक्षा के लक्ष्यों को डिसाइड करती है, डिटरमाइन करती है। मतलब उदाहरण के लिए मानव का नेचर कैसा है, तो उस हिसाब से जो है वो शिक्षा ग्रहण करेगा या उस शिक्षा के क्षेत्र में जा सकता है, या किस तरीके का दर्शन है, या समाज में जो है कल्चर को प्रिजर्व करने का कितना बड़ा मोटिव है, तो उस तरीके से, या फिर धर्म का प्रभाव कैसा है, तो शिक्षा में भी धर्म का प्रभाव दिखाई देगा। राजनीतिक विचारधारा कैसे है, तो उसका भी प्रभाव दिखेगा। एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉलेज, अगर मान लो कि ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है क्या कि हमको ज्ञान प्राप्त करना है उस पर, तो जो है वो समाज थोड़ा सा या शिक्षा का विकास अलग क्षेत्र में होगा, अलग तरीके से होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, जनरल हैं, ये अगर पूछ भी लिया जाए तो आप अपने तरीके से इसको देख सकते हैं। आगे आ जाते हैं अब यहाँ से जो है, जैसे मैंने कहा था कि शिक्षा, इसमें जो इम्पोर्टेंट है 3 फैक्टर जो मैंने बताए थे, एक होगा टीचर, एक होगा स्टूडेंट, और दूसरा जो तीसरा जो तत्व है या एलिमेंट है पूरी प्रोसेस में, ये होता है आपका शिक्षा या एजुकेशन। तो वो चीज़ के बारे में हमने देख लिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ टीचिंग या शिक्षण की अवधारणा। तो टीचिंग, वैसे सबसे पहले हम देखें तो टीचिंग में हम लोग पहले देखने वाले टीचिंग एप्टीट्यूड की डेफिनेशन पहले, या शिक्षण योग्यता। आगे मैं टीचिंग के बारे में और बताऊंगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड बेसिकली क्या करता है। तो जो भी कैंडिडेट है उनका क्वालिफिकेशन कैसा है, उनका इंटेलिजेंस कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, और स्किल्स कैसी हैं, काहे के लिए, आपका टीचिंग प्रोफेशन के लिए। भाई टीचिंग सीधे समझ में आ रहा है, आपको पढ़ाना आता है कि नहीं आता है, और वो पढ़ाना आता है कि नहीं आता है उसको चेक करने के लिए जो एक प्रोसेस है उसे ही कहा जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो यह शिक्षण पेशे के लिए उम्मीदवारों की योग्यता देखेगा, उनकी बुद्धिमत्ता देखेगा, दृष्टिकोण, उनके कौशल का आंकलन करता है। इसके अलावा टीचिंग या शिक्षण योग्यता उसके ज्ञान और कौशल के आधार पर शिक्षण पेशे के लिए उम्मीदवारों का मूल्यांकन भी करता है ना, मतलब वो इवेल्युएट करता है टीचिंग एप्टीट्यूड को। ठीक, इसके अलावा अगर देखा जाए तो टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि लर्निंग कैसा है, मतलब टीचर का नॉलेज फैसिलिटेटर कैसा होगा, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। तो मेन पूरा प्रोसेस का क्या है, लर्निंग या अधिगम जो है पूरा इसका उद्देश्य है, सीखना या फिर अधिगम। और इसमें शिक्षक का ज्ञान सुविधा प्रदाता के रूप में होगा। और किसी भी देश में अगर हम देखेंगे, देश का विकास जितने भी, जैसे भारत एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे यहाँ, बहुत बड़ी युवा जनसंख्या है, और जितने अच्छे शिक्षक होंगे उतना ही अच्छा हमारा ह्यूमन रिसोर्स या मानव संसाधन होगा, और मानव संसाधन जितना अच्छा होगा उतना हमारे देश का विकास होगा। तो किसी भी देश के विकास के लिए जो शिक्षण पद्धति का बेहतर होना बहुत अच्छा है। तो वही चीज़ के बारे में है कि जितने कॉम्पिटिटेंट और सक्षम जो टीचर होंगे उतना ही जो है देश बहुत आगे तरक्की करेगा। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड की हमने कुछ डेफिनेशन देखे, तो क्या प्रोसेस है आपको ध्यान में आ गया, मतलब शिक्षक कैसा है ये चेक करना, मूल्यांकन करना उनके सारे गुणों के आधार पर। ठीक, अब यहाँ पे हम टीचिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं, है ना। तो पहले एप्टीट्यूड बता दिया, अभी टीचिंग की डेफिनेशन, वो स्लाइड एक्चुअली पहले आ गई। टीचिंग की डेफिनेशन अगर हम देखें तो टीचिंग क्या है, एक पर्पसफुल प्रोसेस है ना, जिसमें डायरेक्शन और मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस चेक किया जाता है। शिक्षण सीखने की प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण दिशा और प्रबंधन है। तो मतलब एक तरीके से कैसे सीखा जाए, इसी का मैनेजमेंट है। अगला डेफिनेशन, शिक्षण छात्रों को शिक्षकों द्वारा प्रदान किए गए अनुभवों में संलग्न होकर अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाने के अवसर प्रदान करने की एक प्रक्रिया है, मतलब प्रोसेस है।
of providing opportunities to students to produce relatively permanent change through engagement in experiences provided by the teacher। तो टीचर जो है टीचर बन रहा है अपने अनुभव के कारण, जो भी पढ़ा है और जो भी एक्सपीरियंस गेन किया है, और उन अनुभवों के कारण जो है वो क्या कर रहा है, जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, उनमें एक परमानेंट बदलाव ला रहा है, एक चेंज ला रहा है। तो यही जो है एक प्रोसेस है जिससे कि जो है परमानेंट परिवर्तन आ सकता है बच्चों में। तो ये कुछ डेफिनेशन हुई, इसके अलावा कई सारी डेफिनेशन होंगी टीचिंग की। अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग के, है ना, क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो ये बेसिक हैं, आप सभी को पता है, जैसे कि पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षार्थी के सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करना। तो टू डेवलप ऑल राउंड पर्सनैलिटी ऑफ द लर्नर थ्रू करिकुलम। तो जो भी करिकुलम होगा, जो भी पाठ्यक्रम होगा, उसके द्वारा जो है जो विद्यार्थी हैं, छात्रगण हैं, उनका ओवरऑल विकास करना पर्सनैलिटी का, ठीक। टू शेप द बिहेवियर ऑफ लर्नर इन अ डिजायर्ड डायरेक्शन। तो जो भी आपके विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, शिक्षार्थी हैं, उनके व्यवहार को जो है एक वांछित डायरेक्शन, दिशा देना, सही डायरेक्शन में उनको गाइड करना। इसके अलावा टू हेल्प स्टूडेंट टू एडजस्ट एंड लिव हार्मोनियसली इन द न्यू सिचुएशन एनवायरनमेंट। तो मतलब इनको ऐसे वातावरण से सामंजस्य बिठाने के लिए रेडी करना जो भविष्य में वो फेस करने वाले हैं, ठीक। टू एनकरेज स्टूडेंट टू लर्न एंड थिंक फॉर देमसेल्व्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो जो भी समस्याएं वो भविष्य में देखेंगे, वो स्वयं सीखें और उनका जो है हल निकालें, इसके लिए प्रोत्साहित करना। टू एक्वेंट द स्टूडेंट विद द कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट टू बी टॉट। तो जो भी विषय पढ़ाया जा रहा है उसकी सामग्री से जो है बच्चों को परिचित कराना। मतलब क्या है, जैसा कि आज हमने बात किया शिक्षण के बारे में, उसमें पहले बताया क्या कि एजुकेशन ही मेन विषय है, और टीचिंग के बारे में फिर हमने चर्चा प्रारंभ की। इसके अलावा टू हेल्प लर्नर टू एडजस्ट हिज परसेप्शन टू रियलिटी, अटेनिंग हार्मनी बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सपीरियंस। शिक्षार्थी की मदद करने के लिए उसकी धारणाओं को वास्तविकता में समायोजित करें, आंतरिक और बाहरी अनुभवों के बीच में सामंजस्य स्थापित करें। तो जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सपीरियंस है लर्नर्स का, शिक्षार्थी का, और जो भी उनका परसेप्शन है उसको रियलिटी में लाना, और जो एक बैलेंस निर्धारित करना इन दोनों के मध्य में। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। अब टीचिंग को अगर मैं पूरा कंबाइन कर दूं, जो एकदम ऑफिशियल, वैसे तो वो दुनिया भर के वैसे कई ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे, लेकिन अगर जो एकदम टू द पॉइंट अगर मैं बोलूं कि टीचिंग में क्या क्या चीज रहेगी, तो टीचिंग में 4 मुद्दे जरूर रहेंगे, है ना। तो पहला, कोई भी टीचर क्या चाहेगा कि उनके जो शिक्षार्थी हैं, लर्नर्स हैं, उनमें आलोचनात्मक और तार्किक सोच का विकास हो। मतलब क्रिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो, किसमें, लर्नर्स में, स्टूडेंट्स में, ठीक है। दूसरा, ज्ञान विकसित हो, नॉलेज मिले उनको। तीसरा बात कर रहा है क्या, अध्ययन में रुचि पैदा करे। किस तरीके से जो है, जैसे अब मैंने आज का जो लेक्चर दिया है इसमें कई सारी फोटो डाली, कई सारी चीजें इधर उधर की बात करी कि आपको जो है विषय में इंटरेस्ट आए। तो क्रिएट इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, डेवलप अंडरस्टैंडिंग, समझ विकसित करने के लिए उस विषय में, या ओवरऑल जो है समझ किस तरीके से विकसित हो। तो ये 4 पॉइंट जो है मैं कह सकता हूं कि ये टीचिंग के मेन तत्व हैं या एलिमेंट हैं, ये 4 पॉइंट। तो इन्हें बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्या कि एक क्रिटिकल लॉजिकल थिंकिंग, नॉलेज बढ़ाना, इंटरेस्ट पैदा करना, और जो विषय है वो समझाना, ठीक। आगे देखते हैं, और मॉडल्स, ठीक है भाई। तो ये आज का लास्ट टॉपिक होगा, मॉडल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के मॉडल। तो अभी हम शिक्षण के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो ऐसा देखा जाए तो शिक्षण का कोई स्पेसिफिक बेसिक मॉडल नहीं है, है ना, जो सब सिचुएशन में फिट हो जाए। हर जगह जो है शिक्षण अलग अलग तरीके से देना पड़ता है, डिपेंडिंग, जैसे मैं अब लाइव लेक्चर कर रहा हूँ, तो लाइव लेक्चर में मुझे यहाँ कोई स्टूडेंट नहीं है, मैं लाइव लेक्चर अगर कर रहा हूँ या लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे एक तरीके से लेक्चर देना पड़ेगा। अगर वहीं पर बच्चे हैं तो मुझे उनके साथ इंटरेक्ट करके जो है अपनी टीचिंग करनी पड़ेगी। तो टीचिंग के अलग अलग मॉडल हो सकते हैं, है ना।
और इसके अलावा जब आप सीनियर क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे, या आप जब रिसर्च करेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि टीचिंग का तरीका बिल्कुल भिन्न होगा, बिल्कुल अलग होगा। तो उसी आधार पर जो है मॉडल्स ऑफ टीचिंग बताए गए हैं। यहाँ हम 3 मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहला है पेडागोजी, जिसका मतलब बेसिकली देखें तो बच्चों को एंगेज करना। तो बचपन में जो जनरली होता है शिक्षा शास्त्र, बचपन में या छोटी क्लास के बच्चों को जो है एंगेज कराना, विषय में उनको किस तरीके से इंटरेस्ट पैदा किया जाए, तो ये जनरली एंगेजमेंट से, या ये सगाई हो गया ट्रांसलेशन में, है ना, विषय से किस तरीके से उनको जोड़ा जाए, ठीक, ध्यान रखेंगे, जोड़ा जाए। फिर किस तरीके से जो है कल्टीवेशन किया जाए, किस तरीके से, एंड्रागोजी दूसरा विषय है या दूसरा मॉडल है जिसमें इसे माना जाता है कि किस तरीके से जो है इन्हें तैयार किया जाए, है ना, तैयार किया जाए, एंड्रागोजी। और तीसरा है यूटागोजी, जिसका मतलब है कि इसे बोध के रूप में रियलाइज कैसा किया जाए उनको कि शिक्षा के बारे में। तो ये 3 प्रकार के मॉडल हैं, तो ध्यान रखेंगे, पेडागोजी, एंड्रागोजी और यूटागोजी। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए इन पर हम एक एक करके चर्चा करते हैं। पहला दिख रहा है पेडागोजी। पेडागोजी को हिंदी में शिक्षा शास्त्र कहा जाता है। इसमें जो है शिक्षा में अगर देखा जाए, टीचिंग में साइंस और आर्ट दोनों इन्वॉल्व है, कला और विज्ञान दोनों का को जो है के रूप में शिक्षण शामिल है। अब यहाँ पर अगर देखें, पेडागोजी जो तकनीक है, मैं बेसिकली समझा दे रहा हूँ, फिर इसमें हम डिस्कस कर ही लेंगे। ये एक ऐसी व्यवस्था है या एक ऐसा मॉडल है जिसमें टीचर का प्राइम रोल रहता है। टीचर ही गाइड है, टीचर ही जो है आपको सारी चीज़ बताएगा, पाठ्यक्रम रेडी है वो आपको समझाएगा, आपको वो पढ़ना है, सारी चीज़ जो है उंगली पकड़ के चलाने वाला कार्य वही करेगा। तो यहाँ पर ये प्रोसेस पूरी की पूरी टीचर सेंट्रिक होती है पेडागोजी की। और इसमें जो है आपका बीच बीच में असेसमेंट भी किया जाएगा, इसमें आपका जो है नॉलेज भी चेक किया जाएगा, और इसके अलावा जो है इसमें डिसिप्लिन पे काफ़ी फोकस रहेगा, ठीक। तो चलिए अब आते हैं हम इसके, देख लेते हैं चीज़। तो टीचर जो है प्लानिंग और एग्जीक्यूशन लेसन्स के या पाठों के की योजना और कार्यान्वयन में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। तो सारी चीज़ प्लान करना और कैसे एग्जीक्यूट करना, ये रोल किसका रहता है, टीचर का। इसके अलावा ये टीचर सेंटर्ड है विद फिक्स डिज़ाइन, तो इसका एक निश्चित डिज़ाइन है और शिक्षक केंद्रित है। तो शिक्षक जो है किस तरीके से सिलेबस को कवर करेगा, कौन सा टॉपिक कब पढ़ाएगा, तो पूरा का पूरा टीचर सेंटर्ड रहता है पेडागोजी में। इसमें देखेंगे पैसिव रिसेप्शन इन लर्निंग, सीखने में जो है निष्क्रिय प्रोसेस है या निष्क्रिय प्रक्रिया है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे निष्क्रिय प्रक्रिया ऐसा कि टीचर जो है सिखा रहा है वो इंडिविजुअल के ऊपर है, वो कितना उसको गेन कर रहा है, कितना रिसीव कर रहा है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं लर्निंग विद इन दी 4 वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, तो कक्षाओं की 4 दीवारों तक के जो है पेडागोजी का कंसेप्ट चलता है। इसके अलावा ये जो है एक डिसिप्लिनरी फोकस है, अनुशासनात्मक केंद्रित प्रक्रिया है। इसमें एक्सपोजर जो है रेखिक होगा, लीनियर होगा, मतलब एक्सपोजर इंडिविजुअल को मिलेगा क्लासरूम तक ही, है ना, जो टीचर पूछेगा या जो उसके सहपाठी होंगे वहां तक ही सीमित होगा। एक्सपोजर जो मिलेगा वो आपको लीनियर होगा। असेसमेंट या मूल्यांकन भी जो है संक्षिप्त होता है, आपको ये बुक पढ़ के आनी है, इतना सिलेबस है, ये संक्षिप्त होगा और उसी आधार पर असेसमेंट होगा। तो असेसमेंट भी शॉर्ट होता है ना। पेडागोजी के बाद अगला शब्द आता है एंड्रागोजी। एंड्रागोजी जो है इसका मतलब यहाँ पर अब देखेंगे, यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा बदल जाएगा। सिस्टम ऐसे बदलेगा कि अब जो है ये लर्नर सेंट्रिक हो जाएगी, शिक्षार्थी सेंट्रिक हो जाएगी, ना कि आपका टीचर सेंट्रिक, ठीक। तो यहाँ पर जो सीखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लर्नर के ऊपर आ जाती है, स्टूडेंट के ऊपर आ जाती है, और वो अपनी पेस से जो है अपना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो सीखने की जिम्मेदारी छात्रों पर डाल देता है जो अपनी गति से ज्ञान की व्याख्या और खोज करते हैं, है ना। अब ये लर्नर सेंटर्ड हो जाएगी और लचीली प्रक्रिया है, फ्लेक्सिबल प्रोसेस है, ठीक। वो थी टीचर सेंटर्ड। यहाँ पे टीचर जो होगा मात्र एक फैसिलिटेटर होगा। अगर कुछ जगह कोई लर्नर या स्टूडेंट फंस जा रहा है तो टीचर जो है एक फैसिलिटेटर के तरह या सुविधा प्रदाता के तरह या समर्थन जो है मुहैया कराएगा। इसमें जो है स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन एक्टिव होगा, छात्रों में सीखने की जो है सक्रिय भागीदारी होगी,
ठीक, वहाँ पे सक्रिय भागीदारी नहीं थी, निष्क्रिय थी, जैसे मैंने बताया था। इसके अलावा लर्निंग जो है वाइडर होगी और क्लासरूम के बाहर भी होगा, सीखना जो है व्यापक होगा और क्लासरूम के बाहर भी होगा। नॉलेज इवॉल्व्स एंड इज क्रिएटेड, तो नॉलेज जो है इसमें ज्ञान विकसित होता है और निर्मित होता है। मतलब कोई व्यक्ति रिसर्च कर रहा है मान लो, तो वो रिसर्च करेगा तो उसमें उसका ज्ञान जो है विकसित भी होगा और निर्मित भी होते जाएगा। इसके अलावा मल्टी डिसिप्लिनरी, वहां पर वो प्रोसेस जो थी आपको दिख रहा है क्या थी, रेखिक थी, लीनियर थी। यहाँ पर देखेंगे मल्टीपल डिसिप्लिन इन्वॉल्व होंगे, किसमें, एंड्रागोजी में, क्योंकि ये लर्नर के ऊपर है, वो किस तरीके से लर्न कर रहा है। उसके अलावा एक्सपोजर भी कैसा होगा, तो अलग अलग क्षेत्रों में जो है एक्सपोजर मिलेगा, डाइवर्जेंट या फिर जो है आपको ब्रॉड में या फिर व्यापक तरीके से जो है आपको एक्सपोजर मिलता है। तो ये कुछ जो है खास डिफरेंस हो गए, कभी ऐसा पूछ लिया जाए तो आपको समझ में आ जाएगा। और लास्ट जो एक टॉपिक इसी में देख रहे हैं, एंड्रागोजी का अच्छा बचा है, इसमें बोल रहा है कि इट फोकसेस ऑन, सॉरी ये जो है आपका ह्यूटागोजी का डेफिनेशन है ना, यहाँ एंड्रागोजी रह गया, ये है ह्यूटागोजी का डेफिनेशन। ह्यूटागोजी एक और तीसरा मॉडल है शिक्षण का, जिसमें जो है अत्यधिक स्वायत्त व स्वनिर्धारित सीखने पर केंद्रित है। तो हाईली ऑटोनॉमस और सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग है ना। तो इसमें जो है इट एम्स टू प्रिपेयर लर्नर्स फॉर कॉम्प्लेक्स वर्क प्लेस चैलेंजेस। तो जो भी आपके वर्क प्लेस में या फिर कार्यस्थल में जो चुनौतियां उनको झेलनी पड़ती है, उसके लिए ये तैयार कराता है ह्यूटागोजी। और ये जो है इसमें एक तत्व है, प्रमुख तत्व के रूप में डबल लूप लर्निंग को भी शामिल किया जाता है। तो ये आपका प्रमुख हो गया। इसमें जो है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से तैयार कराया जाता है जो भी लर्नर होगा, जो भी स्टूडेंट होगा ह्यूटागोजी में। और ये काफ़ी ऑटोनोमस तरीका है, इंडिविजुअल जो है अपने हिसाब से जो है लर्निंग कर सकता है। तो ये 3 मॉडल हैं शिक्षण के, जिसके बारे में आज हमने चर्चा किए, पेडागोजी, एंड्रागोजी और ह्यूटागोजी। कल के लेक्चर में इसी के आगे जो है, कल या 1-2 दिन में लेक्चर अपलोड होगा और जिसमें इसके आगे के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और टीचिंग एप्टीट्यूड का जो लेक्चर है इसको हम 3 से 4 क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब ये जो लेक्चर है ये सिर्फ सीमित नहीं है हमारी बुक तक के, इसके साथ हम कुछ और चीज़ें भी डाल रहे हैं। तो आप जो है इसे अच्छे से देखें, अच्छे से तैयारी करें और अपने पेपर 1 के लिए जो है बहुत स्ट्रॉन्ग अप्रोच रखें। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। हिस्ट्री के लिए आप कंटिन्यूसली जुड़ सकते हैं, दीपक वर्मा सर जो है हिस्ट्री के लिए गाइडेंस कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट और थैंक यू वेरी मच।